नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। और पर्दाफाश में आज हम बात करने वाले हैं पर्दे में पारदर्शिता। दरअसल इस समय 5 जजों की संविधान पीठ राजनीतिक दलों को फंड देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चुनावी बॉन्ड की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। चुनावी बॉन्ड दान देने वालों की गोपनीयता बनाए रखती है। वैसे तो राजनीति में काले धन को रोकने के मकसद से चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग की पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि संविधान के मुताबिक मतदाताओं को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। और पूरी बहस को समझने में जहां एक बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, इसको लेकर चीज़ें चल रही है, लेकिन इसकी बुनियादी चीज़ें हैं कि चुनावी बॉन्ड क्यों और कैसे जारी किए जाते हैं, उन्हें कौन खरीद सकता है, इन चुनावी बॉन्डों से राजनीतिक दलों को धन का कितना हिस्सा मिलता है, क्या चुनावी बॉन्ड ने राजनीतिक दलों की फंडिंग को और अधिक पारदर्शी बनाया है या नहीं। सबसे पहली बात है कि चुनावी बॉन्ड क्या है। सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की थी और जनवरी 2018 में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने राजनीतिक फंडिंग की प्रणाली को साफ करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इन बॉन्ड के पीछे की अवधारणा राजनीति में काले धन के प्रभाव को कम करना और व्यक्तियों और निगमों को राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए एक कानूनी और पारदर्शी तंत्र प्रदान करना था। 2018 में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड एक वियरर इंस्ट्रूमेंट होगा, यानी इसके स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी और दस्तावेज धारक को इसका मालिक माना जाएगा। चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त बैंकिंग का साधन है और भारत का नागरिक या देश में निगमित निकाय इन्हें खरीदने के लिए पात्र हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आ रही कि जहां एक बात कही गई थी कि ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर इनके लिए पारदर्शिता रहेगी, पारदर्शिता के साथ साथ में इससे काले धन का जो प्रयोग है वह रोक दिया जाएगा। तो वास्तव में क्या काले धन का प्रयोग रोका गया है? क्या वास्तव में काले धन के प्रयोग के लिए जो बनाया गया था कि इससे रोका जाएगा, तो रुक पाया है या कितना रुक पाया है? ये एक बड़े सवाल हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगी हुई हैं, उन याचिकाओं पर जो सुनवाई हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है और उसके बाद में क्या, जैसे देखा जा रहा है कि कई तरह से इसमें दान दिया जा रहा है, बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो दान हैं, ये जो बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, इन बॉन्ड की पारदर्शिता यदि बताई गई थी कि इसमें पारदर्शिता वैसी रहेगी कि जो पारदर्शिता मतदाताओं को जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि एसबीआई के माध्यम से ये बॉन्ड खरीदे जाएंगे और एसबीआई को तो सब कुछ पता है। अब यदि एसबीआई को सब कुछ पता है तो तात्पर्य है कि केंद्र सरकार को सब कुछ पता है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो किसी भी माध्यम से, चाहे सूचना के अधिकार के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से, ये जानकारी नहीं ले सकते हैं कि किस व्यक्ति ने, किस संस्थान ने, किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है या फिर कितनी राशि का भुगतान किया है, कितने के बॉन्ड खरीदे गए हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार को ही सब कुछ पता है, एसबीआई को ही सब कुछ पता है, अन्य राजनीतिक दलों को पता नहीं है, तो फिर पारदर्शिता है तो ये पारदर्शिता कैसी? और यदि सब गोपनीय है तो फिर उसमें पारदर्शिता कैसी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो पारदर्शिता का ही है और पर्दे में है यह पारदर्शिता कि चुनावी चंदे को लेकर के जो अब तक सवाल उठे हैं, राजनीतिक दल इस नियम का कितना फायदा उठाते हैं, राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो इस पूरे प्रकरण को लेकर के किस तरह से गोपनीयता बरतते हैं, पारदर्शिता रखते हैं। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान जी। फरहाना खान जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धवले जी। अजय धवले जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और विधि विशेषज्ञ रेखा जैन जी हमारे साथ हैं। रेखा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं आना चाहूँगा अजय धवले जी आपके पास। कहा जा रहा है कि जितनी राशि 2018 से 2023 तक आई है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को चंदे में मिला है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष के द्वारा ये बात कई बार कही जाती है कि अपने 5 मंजिला कार्यालय बना रहे हैं, अपने 5 मंजिला भवन बना रहे हैं और जनता का पैसा है, चंदे में सबसे ज्यादा राशि भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। इस पर सवाल खड़े होते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सूरज जी, 2018 के पहले या 2014 के पहले, उससे हम चले जाएं तो देखिए, देश की राजनीति में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। हाँ। कि जिससे राजनीतिक पार्टियों को चंदा कैसे मिलता है, वो कंट्रोल कौन करता है और
ये पूरा इकोसिस्टम कैसे चलता था। हाँ। देखिए 2014 में जैसे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई, जी। उसने पारदर्शिता के नए आयाम गढ़े। ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी की पहले से हमारा प्राथमिकता रही है कि राजनीति और डेमोक्रेसी में हमेशा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी की शुरुआत कहाँ से होगी कि डेमोक्रेटिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है, जिसे हम चुनावी चंदा कहते हैं, हाँ। वो चुनावी चंदे का कहीं ना कहीं आर्टिकुलेशन होना चाहिए। आर्टिकुलेशन के लिए एक कानूनी व्यवस्था कैसी बने, एक लीगल फ्रेमवर्क क्या हो, हाँ। उसके लिए 2017 में एक डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन के बाद में 2017 में एक लॉ आया, हाँ। जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को व्यवस्थागत रूप से चुनावी राजनीति में लाने, मतलब देश की राजनीति में लाने की प्रक्रिया हुई। अब उस समय ऐसा था कि आप देखिए आज देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, हम बात करें हमारे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब क्योंकि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और आज देश को जो भी लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी को भी लगता है कि भागने वाले घोड़े पे ही पैसा लगाया जाए, तो निश्चित रूप से देश और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, हम हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ के लोगों को फायदा हो, देश के लोगों को फायदा हो। इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ना फायदा इसीलिए हो रहा है कि इससे देखिए देश आज आत्मनिर्भर अगर बनेगा तो यहाँ के उद्योगपति बड़े बनेंगे, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बनेंगे, यहाँ के आम नागरिक बड़े बनेंगे, ना कि हम जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को बड़ा करने का काम करेंगे। तो वो लोग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी नीतियां, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा चंदा मिल रहा है, जैसा आपने कहा, ठीक है, अच्छी बात है कि यदि यहाँ जो उद्योगपति हैं वो बड़े होंगे तो बड़ा चंदा फिर पार्टी को देंगे। वापस आऊंगा आपके पास में, फरहाना जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जो बात आ रही है कि पारदर्शिता, पहले एक बात आई कि जैसा अभी अजय जी ने भी कहा कि पारदर्शिता बने और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये जो चुनावी चंदे की बात हम कर रहे हैं, ये चंदा पारदर्शिता में रहे। लेकिन यहाँ विपक्षी दलों को या संविधान में भी है कि किसी भी मतदाता को ये जानने का अधिकार ही नहीं है कि किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है, किस माध्यम से मिला है, किस व्यक्ति ने दिया है। तो फिर इसमें पारदर्शिता कहाँ रह गई? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि 2018 से ये नियम लागू हुआ है, और लागू किसने किया है? इन्हीं की सरकार ने। और पारदर्शिता किसके बीच में है? एसबीआई और इनकी बीजेपी की जो सरकार है, इनके बीच में पारदर्शिता है। बाकी जो दल है या आम जनता है, उनको तो वो ये जानकारी मिल ही नहीं रही किसी भी तरीके से। इसका कोई तरीका ही उन्होंने नहीं छोड़ा है कि ना आप आरटीआई लगा सकते हो उस पर, ना कोई और तरीका है जिससे कि आप ये जानकारी जान सके। और ये जो नियम लागू किया गया है, ये पारदर्शिता जो एक जुमला ये बोल रहे हैं, ये सिर्फ है, ये नजर रखने के लिए बनाया गया है, जिसकी जानकारी सीधे सीधे इन्हीं की सरकार को मिलती है, या मैं कह सकती हूँ बीजेपी को मिलती है पूरी जानकारी कि किसने कितने लाखों के करोड़ों के बॉन्ड खरीदे, ये उन पर नजर रखते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। और इसका एक उदाहरण साफ है कि जिसमें कि 58% टोटल अमाउंट का सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिल रहा है, और अन्य जो 7 दल है उन्हें टोटल 42% बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें पारदर्शिता कहाँ है और इसमें ईमानदारी कहाँ है? इससे तो अघोषित आय को बढ़ावा मिल रहा है, और काला धन तो ये बड़े जो ढींगे हाँकते थे हम काला धन लाएंगे, वो आप भी जानते होंगे कि वो काला धन आज कितना, उसका जो परसेंटेज है काले धन का, वो पहले से और इनके आने के बाद से कई ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये सिर्फ झूठ है, जुमला है, और ये बड़ी बड़ी जो बातें आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, आत्मनिर्भर बीजेपी पार्टी बन रही है, इनके नेता बन रहे हैं, उद्योगपति बन रहे हैं जो इन्हीं के अधीन होकर काम कर रहे हैं। तो पूरा इनका जो फल फूल रहे हैं, ये 2-3 लोग ही फल फूल रहे हैं, जिसका उदाहरण है कि इनके जो 5 स्टार लेवल के आप पूरे देश में देख लीजिए कि कुछ ही सालों में 500 से ज्यादा कार्यालय इनके कुछ बन चुके हैं और कुछ बनने की कगार पर है। तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है, झूठ है। इन्हीं ने क्यों आपत्ति लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट में कि इसको वो ना किया जाए, दूसरों को जानकारी ना दी जाए उसको। हाँ, तो ये इनको आपत्ति है कि पूरा फायदा बीजेपी को मिल रहा है इससे। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। अजय जी अपनी बात रखें, फिर आशीष जी से जानना चाहूंगा। जी, लीगल बैटल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड सुनवाई कर रही है, शायद उसकी जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि हम नहीं कह रहे कि आप डिस्क्लोज कीजिए कि हु आर गिविंग द डोनेशन, कौन परचेस कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड, वो डिस्क्लोज मत कीजिए, हमें सिर्फ क्वांटम जानना है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सिर्फ क्वांटम के बारे में जानकारी दी। तो अभी तक का जो केस जो सब्जुडाइज है, उसमें यही निकल के आया है कि हमें नाम नहीं पता करने। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्योंकि आपने एक व्यवस्था बनाई है, उसमें हमें क्वांटम पता करना है। और गवर्नमेंट भी देखिए, सरकार के अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट
स्टेटमेंट पढ़ लीजिए फरहाना जी, अटॉर्नी जनरल ने ऑन एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वी आर विद द कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा वी विल फॉलो इट। सुप्रीम अटॉर्नी जनरल ने सरकार का पक्ष रखते हुए ये कहा है कि कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा हम लोग फॉलो करेंगे, और ईसीआई इसके ऊपर एक प्रणाली बना रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को ईसीआई, और सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को खुद कहा है कि आप बंद लिफाफे में हमें दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसके इन कैमरा प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें नहीं लगता कि टीवी डिबेट में ये जिस तरह से कर रही कि काला धन आ रहा है। देखिए फरहाना जी, मैं सूरज जी मुझे आंसर देने दीजिए। फरहाना जी, एक समय आपकी यूपीए की सरकार होती थी, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है आपकी कांग्रेस, राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फंडिंग करती है, आपको पता है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फंडिंग किस लिए करती थी? आप आपकी पार्टी को चलाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी फंडिंग करती है। आरटीआई के बाहर क्यों रखा? मुझे सिर्फ एक जवाब किसको? पीएम केयर फंड, जो कि आप लोगों ने खूब धन लूटा आम जनता का, जिसमें आम जनता ने बहुत पैसा जमा किया, उसको आरटीआई से बाहर क्यों रखा? इस देश की जनता को पता है कि पीएम केयर का फंड का पैसा कहाँ लग रहा है। आज देश में जिस तरह से जनता को जानने का अधिकार क्यों छीना? देखिए आप लोग तो कोर्ट भी चले गए थे ना, आप लोग तो कोर्ट भी चले गए थे, कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। आपने क्यों कोर्ट ने डिसाइड कर लिया? कोर्ट किसका है? कोर्ट किसके अधीन? कोर्ट हमारे अधीन आता है। जी बिल्कुल, आपके अधीन कोर्ट हमारे अधीन आता है। इसलिए जब आपके नेताओं का कोई प्रश्न उठा रही फैसला होना होता है तो आधी रात को कोर्ट खुल जाता है, आधी रात को कोर्ट खुल जाता है। गवर्न नहीं कर पाओगे फरहाना जी। आज अगर देश की जुडिशरी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दोगे तो ये देश चलेगा कैसे? ठीक है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास ना, चूंकि और भी मेहमान है, मैं उनसे जानना चाहूंगा। आशीष दुबे जी, आपके पास आ रहा हूं पहले, कि ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में एक व्यक्ति ने एक अपने खाते से राशि दी, एसबीआई से बॉन्ड खरीदा, अब वह बॉन्ड वह किस राजनीतिक दल को दे रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकती है। वो यदि भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है तो केवल भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि उसने वो जाकर के दिया है कि मैं आपको यह चंदा दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी रहेगी कि वो एसबीआई में वो वापस उस बॉन्ड को ले जाएगी और उनके खाते में राशि आ जाएगी। अन्य किसी दल का व्यक्ति यदि उस बॉन्ड को अपने पास रखता है, अपने खाते में ले जाता है, तो ये जानकारी किसी दल अन्य को नहीं हो पाएगी, केवल एसबीआई के पास रहेगी। तो ये जो पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी चल रही है, कई याचिकाएं लगी, जिन पर सुनवाई चली, तो वास्तव में राजनीतिक चंदे का उद्देश्य क्या होना चाहिए और राजनीतिक चंदा होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जब राजनीति में खुलेपन की बात होती है या पारदर्शिता की बात होती है, तो जाहिर तौर पर आम आदमी हो या राजनीतिक दूसरे राजनीतिक दल के लोग हों, वो उनको ये उत्कंठा या उनको उत्सुकता बनती है कि ये चीज कैसे हो रही है, कैसे सामने आना चाहिए। लेकिन अब देखिए, इस पर एक कानून बना हुआ है ऑलरेडी। तो अब उस कानून के तहत ही इस पूरे प्रोसेस पे काम चल रहा है या इस पूरी सिस्टम पे काम चल रहा है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के शुरू से ये बात सामने आती रही है कि जो कारपोरेट घराने हैं वो अपना काला धन भी इसमें खपा सकते हैं, ये आशंकाएं हैं सारी। और दूसरी बात यह है कि अभी इसमें एक और भी चीज है कि जिस दल को 1% से ज्यादा वोट मिला है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का हकदार होगा या वो उससे चंदा ले सकेगा। जहां तक मुझे याद पड़ता है, अभी तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक इस तरह की कुछ कार्रवाई हुई थी जिसमें ऐसे दल मिले थे जिनके दफ्तर किसी छोटी मोटी बस्तियों में यहाँ चलते हैं, तो उनको भी कुछ चंदा मिला है राजनीतिक रूप से। तो वो चंदा कहाँ से कहाँ सर्कुलेट हो रहा है या किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, इसको लेकर सवाल है। चंदे को लेकर सवाल नहीं है। और ये जाहिर है कि भाजपा इस वक्त बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, तो उसको निश्चित तौर पर चंदा मिलेगा। ये तो होता ही रहा है। अब भाजपा को 5,200 करोड़ रुपए के तकरीबन चंदा मिला है इस पूरी अवधि में। भाजपा और कांग्रेस को 950 करोड़, ऐसा कुछ एक फिगर है। और तृणमूल कांग्रेस को 700-750 करोड़, इस तरह का पूरा है। तो ये चंदे की मात्रा पर तो सवाल राजनीतिक दल उठा सकते हैं या उनको कोई एक तकलीफ हो सकती है कि उन्हें दूसरा चंदा कम क्यों मिलता है। लेकिन जो सिस्टम पर बात हो रही है और जिस पर बहस भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आगे पीछे आज नहीं तो कल अगर इस तरह की जब चीज़ें बनेंगी तो हो सकता है कि इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित तौर पर ये चीज़ें फिर बाद में एक बड़ा प्रश्न भी बन सकती है कि कैसे होगा। और जो चीज़ मिल रही है उसको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बताने में दिक्कत है। लेकिन चूंकि ये कोर्ट की प्रोसेस है, कोर्ट कैसे उसको किस तरफ देखता है, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर दोनों पक्षों को समझ लेगा। बिल्कुल आशीष जी, एक बात जरूर है कि जब राजनीतिक दलों के पास किसी बॉन्ड के माध्यम से चंदा आ गया है तो उसको वो अपने कहां से प्राप्त हुआ है ये नहीं शो करना जरूरी होता राजनीतिक दलों को। तो वो जिसे माना जा रहा है कि एक अघोषित आय भी हो सकती है ये। तो इस पक्ष में आपका क्या अभिमत है? नहीं, ये बात है, यही तो शंकाएं पहले भी आई हैं कि इस तरह की कोई अघोषित आय है या इस तरह की कोई चीजें हैं,
वो कारपोरेट जो बड़े घराने हैं वो वहाँ पे खपा सकते हैं या उस तरह से दान दे सकते हैं और परोक्ष रूप से इसका लाभ भी ले सकते हैं, क्योंकि जो चंदा देता है वो चाहे कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे, किसी को भी दे, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा भी ले सकता है। तो ये चीजें तो चलती रही हैं, सनातन है ये चंदा और उसका फायदा या उसका परोक्ष या अपरोक्ष लाभ। लेकिन जो बात है कि जिस पार्टी को चंदा मिला है, अगर इसमें कानून इजाजत देता हो या कानून में प्रावधान बन सकता हो, तो ये हो सकता है कि राजनीतिक दल जो उच्च मानदंड होते हैं या जो सिद्धांत होते हैं उसके तहत आकर वो बता सकते हैं कि क्या है, ये चीज आ सकती है। रेखा जी, आपके पास आ रहा हूँ, चूंकि आप विधि विशेषज्ञ हैं, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, चुनावी चंदे की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने की बात है, उसमें एक बिंदु जरूर आया है इसकी वैलिडिटी को लेकर भी। तो इसकी वैलिडिटी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये वैलिडिटी समय समय के अनुसार परिवर्तित हो रही। तो इस पर हम चाहेंगे कि कानूनी पक्ष क्या है। देखो, ये जो बॉन्ड है इसकी टाइम लिमिटेशन 15 डेज का होता है जी, पर जो आम चुनाव जब आएगा तो उस टाइम इनको टाइम लिमिटेशन बढ़ा के 30 डेज का रहता है जी। उसके अंदर ये बॉन्ड को तुड़ा के और अमाउंट लिया जा सकता है। ठीक, तो ये जो बात है कि कभी 4 वर्षों तक उसकी अवधि जो है वो 15 दिन की है, जिस वर्ष में आम चुनाव होना है उसकी अवधि बढ़ा करके 30 दिन तक की कर दी है। ये आपने एक चीज बताई। लेकिन यहाँ एक और बात है कि ये जो पूरी पारदर्शिता पर जब हम बात कर रहे हैं, तो कानूनी पहलू के कि एक व्यक्ति अपनी आय नहीं बता रहा है, वो अघोषित आय कि हमको कहीं से मिला है, बस कहीं से मिला है, किससे मिला नहीं पता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने दिया है, क्या वो इसका टैक्स देने में फायदा उठाना यदि चाहता है, कि यदि वो अपने उसमें आरटीआई में लिख देता है कि मैंने किसी राजनीतिक दल को इतना टैक्स दिया है या इतना चंदा दिया है, इतना दान दिया है, तो वो जो दान की राशि है वो उसकी आय से अलग कर दी जाएगी, और तो टैक्स पेयर जो व्यक्ति होगा उसको उसमें रिबेट मिल जाएगी। तो इसके लिए फायदा उठाया जा सकता है क्या? नहीं, मैं बताऊं, पहली बात तो दान ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है जी, तो उसे टैक्स से जोड़ना नहीं जोड़ा जा सकता है। पहली बात ये है। दूसरा कि अब रहा ये जो बता रहे हैं कि उसको बताना चाहिए, सब लोग में पब्लिक में बताना चाहिए कौन किसने कितना डोनेट करा, किसने किस पार्टी को दिया, ये तो जरूरी नहीं है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दान कर रहा है, उस किस पार्टी को से देना है, किसको नहीं देना, वो उसकी स्वेच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम प्रश्न नहीं उठा सकते, ना तो उसको पाबंदी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, किसी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर आ रही है, फरहाना जी आपके पास आ रहा हूँ। जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी, एडीआर की रिपोर्ट में ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। एडीआर ने बताया है कि किस किस अवधि में किस किस के पास कितना पैसा आया है, और 7 दलों के पास जो 42% राशि गई है, 13,000 करोड़ से ज़्यादा के बॉन्ड खरीदे गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही, ये देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, और ये पैसा 13,000 करोड़ रुपए टैक्स से बाहर हो गया है। अब इसका सबसे ज़्यादा, जैसा हम जिस चर्चा की शुरुआत की थी, सबसे ज़्यादा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचा है। यहाँ जो बात आ रही है पारदर्शिता को लेकर के, यहाँ जो बात आ रही है कि उसके अधिकार किसे हैं, क्या जो सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा है, नोटिस भेजा है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से क्या उत्तर इस पर जाता है, बंद लिफाफे में जो जवाब मांगा है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, और चुनाव आयोग क्या इन सब पर नजर रखे कि उनको कितना किस पार्टी को चंदा मिल रहा है, और वो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। जैसे कि वकील साहिबा हमारे साथ बैठी हुई हैं, अभी उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से दे रहा है तो इस पर वो नहीं होना चाहिए, मतलब जानकारी देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दे रहा है, करोड़ों रुपए दे रहा है, हाँ, उसके पास वो आय कहाँ से आई, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जब पारदर्शिता की बात है तो हर चीज़ में पारदर्शिता होना चाहिए कि व्यक्ति दे रहा है तो वो इतने करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, उसके पास कहाँ से आ रहे हैं जो वो दान में दे रहा है इतना पैसा, वो काली कमाई है या किस तरह की वो कमाई है, इसका ब्यौरा होना चाहिए। तो इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये पूरी पारदर्शिता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है, इसलिए आम जनता को भी पता होना चाहिए, और सारे जो राजनीतिक दल है उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। कानून में ये जो है ये प्रावधान ऐसा आना चाहिए कि पारदर्शिता हमें होना चाहिए। अजय जी, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, कई कानूनों में संशोधन किया गया है, आईपीसी में संशोधन किया गया है। तो एक संशोधन क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी कर सकती है कि जो संविधान में उल्लेखित है कि राजनीतिक दलों के चंदे को मतदाताओं को जानने का अधिकार नहीं है, यदि ये हो जाए तो पारदर्शिता हो जाए, तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं फरहाना जी की बात से कि हाँ पारदर्शिता होनी चाहिए?
देखिए सूरज जी, ये जब कानून ही लाया गया था तब लाया ही पारदर्शिता के उद्देश्य था। जी। 2018 के पहले की आप व्यवस्थाएं पता कर लेंगे। हाँ। 2018 के पहले में यदि कोई कैश भी लाके डिपॉजिट करता था किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में, तो दैट विल बी अकाउंटेड, वो अकाउंट हो जाता था। हाँ। अभी हमने व्यवस्था देखिए, भारत सरकार ने व्यवस्था ये की है, आपको कैश भी अगर डिपॉजिट करना है तो यू हैव टू ओपन एन अकाउंट, और उसका केवाईसी करके आपको एसबीआई की एक जो स्पेसिफाइड बैंक है उसमें अकाउंट खोलना है। अकाउंट में ही आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। तो कोई आके कैश डिपॉजिट नहीं कर सकता। रही बात दूसरी जो आप बात कह रहे कि इसमें अमेंडमेंट की, तो देखिए अब जब प्रकरण सब्जुडाइज है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसमें निर्णय लेने वाली है, तब हम इसको नहीं कह सकते कि सरकार क्या करेगी, क्योंकि अब सरकार के परव्यू से बाहर विषय चला गया है। ये विषय इसलिए शुरू हुआ था कि देखिए, मैंने जैसे पहले ही मेरे वक्तव्य में कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक कांग्रेस से जुड़ा हुआ एसोसिएशन है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो फंडिंग कर रही है, और वो फंड यूटिलाइज कहाँ हो रहा है आप निकाल लेंगे। ये सद्भावना यात्राएं निकालती थी कांग्रेस, और वो किस पैसे से निकलती थी, और ये हमने नहीं कहा है, एफसीआरए की तब की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। तो हमें क्या आवश्यकता लग रही है, एक विपक्ष बिना सबूत के, बिना उसके कुछ भी बकवास मत कीजिए। पहली बात तो यहाँ बैठ देखिए, चाइना से हमारे कभी भी फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहे। आपके जो मोदी जी चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, चाइना के प्रधानमंत्री के साथ झूला झूलते हुए चाय पीते हैं, और आज आप देख लीजिए चाइना से जो आयात है वो 2018 से पहले, 2014 से पहले के, देखिए आपके पास आंकड़े ही नहीं है फरहाना जी। आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, देख लीजिए, फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, चाइना का इंपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपोर्ट रेगुलेशन के बाद में कम हो गया है। चाइना प्रोडक्ट बाइकआउट ये वो, और उतना ही आप चाइना के प्रोडक्ट को आयात करते। हमने चंदा नहीं लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से फरहाना जी, हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से चंदा नहीं लिया। आपके प्रधानमंत्री जी हमने चाइना से हमने चंदा नहीं लिया। चाय पीते हैं और आप उंगली दूसरों के ऊपर उठाते हैं। हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से चंदा नहीं लिया। आप जिस एडीआर की रिपोर्ट की बात सूरज जी कह रहे हैं, सूरज जी एडीआर की रिपोर्ट में क्वांटम नहीं लिखा है, किसको कितना पैसा मिला है। तो हमें अगर कोई, देखिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पैसा अगर चंदे में मिल रहे हैं तो इससे इनको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तो जो देने वाला व्यक्ति वो डिसाइड करेगा किस पॉलिटिकल पार्टी को उसको देना है, हम नहीं डिसाइड करेंगे। एक बात आई अजय जी, फरहाना जी आ रहा हूँ, अजय जी एक बात आई, अभी जैसे आशीष जी ने भी एक वक्तव्य कहा अपने वक्तव्य में कि जो ज्यादा चंदा दे रहा है, जिस राजनीतिक दल को, आज कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल को चंदा देना मतलब स्वाभाविक बात है कि वो उससे लाभ लेना चाहेगा, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में हो, तो उसको उम्मीद होगी कि कभी सत्ता में आएंगे तो हमें फायदा होगा। तो अपने लाभ के लिए यदि वो ले रहा है तो इतनी बड़ी बड़ी राशि यदि चंदे में दे रहा है तो उसको लाभ पहुंचाने की मंशा भी तो होगी फिर पार्टी की। अजय जी, सूरज जी, हाँ। एक समय ये देश था, यहाँ के प्रधानमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड कहते थे कि मैं 1 रुपया अगर कहीं डालूंगा तो 80 उसके पास जो बेनिफिशियरी है उसके पास 10 पैसे पहुंचेंगे। आज व्यवस्था ये है डीबीटी के तहत कि व्यक्ति के पास 1 रुपया पहुंच रहा है। हाँ। तो ये ट्रांसपेरेंसी अगर किसी ने क्रिएट की तो हमारी सरकार ने की है। वो तो सरकार का पैसा है, मैं तो पार्टी के पैसे की बात कर रहा हूँ। पार्टी का पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं किसको पता जी। पार्टियां कहाँ खर्चा कर रही है, देखिए पार्टियां भी अपना ऑडिट कराती है। हाँ। और उन ऑडिट को हमें भी इनकम टैक्स रिपोर्ट सबमिट आईटीआर भरना पड़ता है। जी, पार्टियों को आईटीआर से एग्जम्पशन नहीं है। हाँ। तो वहां पे सारी ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। ये अगर निकाल ले तो इन्हें सब जानकारी मिल जाएगी। हाँ। दिक्कत कहाँ से हो रही है, दिक्कत इनको चंदे नहीं मिल रहे। अब चंदा नहीं मिलना, मैंने जैसे पहले स्पष्ट कर दिया, ये किसी व्यक्ति का उसका इंटरनल डिसीजन है कि उसको इंडिविजुअली किसको डोनेट करना है, किसका इलेक्ट्रल बॉन्ड परचेस करना है, ये तो वो व्यक्ति डिसाइड करेगा। आपकी पार्टी चलती है, आप राम मंदिर के चंदे का आप पूरा आप डकार गए हैं राम मंदिर के। देखिए अभी इस विषय पर डिबेट हो जाएगा, नहीं सूरज जी डिबेट हो जाएगा। हम अपने विषय पर रहेंगे कि राम मंदिर के लिए चंदा जमा करके खा लिया गया। यही तो आप हम जो कहते हैं ना, कांग्रेस सनातन विरोधी है, इसीलिए कांग्रेस सनातन विरोधी है। देश में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, देश की 140 करोड़ जनता ने उसके लिए जनसंग्रह किया है, और इनको जनसंग्रह से भी आपके कमलनाथ जी ऑन रिकॉर्ड कहते थे वो हमारा राम मंदिर है। अब फिर आपने अगर आप अभी प्रश्न चिन्ह उठा रही है, चंदा क्यों खा गए? आप तो चंदे की बात करिए, आप राम मंदिर के नाम पर चंदा क्यों खा गए? ये पॉलिटिकल भाषण होता है फरहाना जी। जो पॉलिटिकल चंदा मिलता है वो सब पूरा आप कहाँ करते हैं, क्या करते हैं आप? जनता को कितना फायदा मिलता है इससे? आप अपने के पार्टी प्रचार में खर्च करते हैं उसको, यहाँ तक कि जनता का पैसा भी आप योजनाओं के नाम पर जनता को ठग
बनाते हैं, न्याय बेवकूफ न्यास बनाते हैं। ट्रस्ट योजना ने से चंदा ज्यादा आप जन प्रचार संग्रह में किया पैसा है, जनता उसके का तहत बर्बाद भव्य करते दिव्य हैं। राम मंदिर बन रहा है। आज आपको राम मंदिर जो इतना भव्य दिव्य बन रहा है, उसको लग रहा है कि उसका भी चंदा लोग खा गए। तो यही तो आपकी मानसिकता है। मैंने- ठीक है, मैं आपको ठीक है, बात चूंकि हम बताऊं, अपने विषय पर रहेंगे। आज आज हम जो बात कर रहे हैं हमारी सनातन परंपरा को इलेक्ट्रॉल, नहीं है। हम आज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम इन्होंने प्रश्न राम मंदिर का प्रश्न कहाँ से आ गया? नहीं, ठीक है, चूंकि हम उस विषय पर नहीं कर रहे हैं, उस विषय हम फिर कभी चर्चा करेंगे। रेखा जी, आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो पूरा तमाम प्रक्रिया है बॉन्ड खरीदने की, वहां खाता खोलने की, खाते में पैसा जमा करने की, ये जो तमाम प्रक्रिया है, तो इससे जहां एक बात आ जाती है कि किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा है, किसे दिया है, ये एसबीआई को नहीं पता। एसबीआई को तब पता चलेगा जब जिसे दिया है वो उसे कैश कराने के लिए जाएगा, क्योंकि जिसके पास वो दस्तावेज है वही उसका मालिक है, चाहे वो राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो। तो ऐसी स्थिति में क्या बैंक की प्रक्रिया में और कुछ चीजें एड ऑन किया जाना चाहिए कानूनी दृष्टि से? मेरे ख्याल से ऐसी कोई जरूरत नहीं, इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, जी, क्योंकि एसबीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास उनका पूरा प्रोसेस रहता है। जी। जो भी उनको लेखा जोखा देना गवर्नमेंट के पास उनका आना जाना मतलब ट्रांसमिशन है पूरा। तो फिर जरूरी नहीं कि कहीं अन्य अपन उसको बताया जाए या इन्फॉर्मेशन किसी को दिया जाए। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन आशीष जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वास्तव में ये जो तमाम घटनाक्रम हम देख रहे हैं, जैसे कहा गया कि 2014 से पहले जब चंदा आता था तो कैश दे गया, एक रसीद दे दी गई राजनीतिक दल के द्वारा और वो अकाउंट हो गया। लेकिन अब जो प्रक्रियाएं हुई हैं 2018 के बाद में, चुनाव आयोग की सख्ती और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, लगता है कि इसके बाद स्थिति देश में सुधरेगी। और ये जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि कोई आज एक हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी कई राजनीतिक दल चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और जिनको चंदा मिलने का अधिकार है, वो एक अलग क्राइटेरिया कि किसको चंदा मिलेगा, किसको कितना चंदा मिलना है, कितना, वो एक अलग क्राइटेरिया की बात है। लेकिन वास्तव में राजनीतिक दल कई रजिस्टर्ड होते ही इसलिए कि वो दूसरों से चंदा ले सकें। और उनकी जो बात आती है कि काले धन को सफेद करने की जो प्रक्रिया है या काले धन का जहां तक जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को में काले धन का निवेश रोका जा सके और काले धन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, ये उद्देश्य रहा है इस नीति को लेकर के। लेकिन वो नीति कितनी सार्थक हो पाई है, आज हम बात करें 2018 के बाद 2023 तक, तो लगता है कि कहीं कुछ कदम आगे बढ़ी है वो प्रक्रिया? देखिए, कुछ कदम आगे बढ़ी है, कुछ कदम पीछे खसकी है। क्योंकि जब किसी प्रक्रिया पे, चंदे की अगर हम पर केंद्रित रहें और इस पर अगर किसी प्रक्रिया पर जब सवाल खड़े होते हैं, तो लोकतंत्र में ये एक अपेक्षा हो जाती है कि उसका समाधान कहीं से निकल जाए। अब ये जो चंदे पर जो बात है कि जो एसबीआई के पास होता है और गवर्नमेंट को पता होता है, या जो पार्टी बॉन्ड देती है उनको पता होता है, तो ये जब व्यवस्थाएं बदलती हैं, सरकारें बदलती हैं, तो ये चीजें फिर सामने आ जाएंगी, या वो राजनीतिक दल उसको पता करके ये लाभ उठा ये अपनी जो आरोपों की धार को तेज कर सकता है कि जब ये फला उद्योगपति ने फला पार्टी को इतने अरब या इतने करोड़ दिए थे, तो ये चीजें छुपेंगी नहीं। तो जो चीज छुप नहीं सकती, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी गली या ऐसी चीजें बन जानी चाहिए कि जिसमें इस तरह के आरोप ना हो। और अभी जो इस चंदे को लेकर के जो विवाद हैं, खासतौर पर इसके दानदाताओं को लेकर है, ये बात सही है कि दान, खान और पान ये चीजें थोड़ी गोपनीय ही होती हैं हमेशा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो ऐसा दान जो किसी सार्वजनिक रूप में काम आ रहा हो या किसी एक व्यवस्था के लिए, एक पार्टी के लिए काम आ रहा है, तो वहां पर ये गुंजाइश हो सकती है। यदि मैंने जैसा पहले कहा कि कानून इजाजत दे या उसमें प्रावधान बने, तो ये इजाजत हो सकती है, कुछ चीजें सामने आए। क्योंकि अभी देखिए, हम जानते हैं कि कांग्रेस का जो अभी एक निशाना है वो एक कुछ उद्योगपतियों पर लगातार है, और कांग्रेस प्रकारांतर से भी ये बताती है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें जो है बहस इससे ही खड़ी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस का शासन था तब उनके पास नहीं होता था इस तरह के रिसोर्सेज, उनके पास भी होते थे। तो लेकिन अब जब तकनीक इतनी आगे आ गई है, जमाना बदल गया है, जब कांग्रेस को कम्युनिस्ट पार्टी चंदा देती है, ये चीज सामने है, तो दूसरी चीजें भी सामने कभी ना कभी मुझे लगता आएंगी। और कोर्ट जब इन चीजों को देख रहा है, सबसे बड़ी बात तो है कि आजकल हर चीज कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट फैसला करता है। सही कह रहे हैं। तो कोर्ट के पास यदि गई है तो मुझे लगता है कोई रास्ता निकलेगा कभी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सवाल इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि जिसकी सत्ता होती है निश्चित तौर पर उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमेशा हर चीज में कहा जाता है कि जो सत्ताधारी दल है अपर हैंड होता है, तो उनके पास रिसोर्सेज अगर ज्यादा, चंदा ज्यादा आ रहा है। हालांकि जैसा आज बात हो रही है, कांग्रेस को कहां से फंडिंग होती थी, तो कल भारतीय जनता पार्टी को भी कहां से फंड प्राप्त हो रहा है, इसकी जानकारी भी कभी न कभी सामने जरूर आ जाएगी। हालांकि ये बिंदु ऐसा है जिस पर हम चर्चा और कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। फरहाना खान जी, अजय धवले जी, आशीष
आशीष दुबे जी, रेखा जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात सामने आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, हालांकि पारदर्शिता की बात तो की जा रही है, लेकिन पारदर्शिता, कितनी पारदर्शिता है, उसमें कहीं पर्दा है क्या, और ये जो बॉन्ड है ये कहीं घूस तो नहीं है? क्योंकि एक बात जहां आ रही है कि वही रटा रटाए जवाब तो मिल रहा है कि इस पर रोक के लिए क्या होगा, काला धन पर रोक के लिए क्या होगा, तो कहीं ये भी एक तरह की रिश्वत तो नहीं है? राजनीतिक चंदे के तौर पर दिए जाने की समस्या से जो बातें सामने आ रही हैं, वहाँ भारत में व्हाइट मनी का चंदे के रूप में इस्तेमाल के लिए क्या चुनावी बॉन्ड लाया गया है? अब इसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की कितनी पूर्ति हो पा रही है, या फिर अब जो बहस चल रही है, जो सुनवाई चल रही है याचिकाओं पर कोर्ट में, उसका क्या निर्णय आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।